बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे और डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट एमसीक्यू की स्टेटमेंट के ऊपर चलते हैं। स्टेटमेंट है द एंगुलर स्पीड इन रेडियन पर आवर फॉर डेली रोटेशन ऑफ अर्थ इज, यानी कि रोजाना जो अर्थ की रोटेशन होती है इसके लिए आपने क्या करना है, एंगुलर स्पीड निकालनी है इन रेडियन पर आर में। देखिए आपको ऑप्शंस गिवन किए जा रहे हैं 2 पाई, 4 पाई, पाई बाय 6 एंड पाई बाय 12। तो देखें एंगुलर स्पीड हमने निकालनी है रेडियन पर आर में, तो हम लोग 1 कंप्लीट रोटेशन के लिए रेडियंस को पहले देखेंगे और फिर हम लोग जो है वो आर्स को देखेंगे, मतलब 1 कंप्लीट रोटेशन के लिए कितने आर्स रिक्वायर्ड हैं। सो फॉर 1 कंप्लीट रोटेशन वी नो दैट हमारे पास एक कंप्लीट रोटेशन में कितने होते हैं, 2 पाई रेडियंस होते हैं, और कंप्लीट रोटेशन डेली रोटेशन के लिए हमारे पास आवर्स कितने हो जाएंगे, 24 आवर्स। आपने एंगुलर स्पीड निकालनी है रेडियन पर आवर में, तो ऊपर आपने रेडियंस को रख दिया, दैट इज 2 पाई डिवाइडेड बाय 24 आवर्स। तो जब आप इसको जो है सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास एंगुलर स्पीड क्या आ जाएगी, पाई बाय 12। सो ऑप्शन डी इज आर करेक्ट ऑप्शन, दैट इज पाई बाय 12। नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर चलते हैं। एमसीक्यू नंबर 2, दैट लीनियर एक्सेलरेशन ए इक्वल्स टू आर अल्फा व्हेन थीटा इज। ये जो लीनियर एक्सेलरेशन का रिलेशन है एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ, दैट इज इक्वल्स टू आर अल्फा, ये किस एंगल पर पॉसिबल होगा, दैट इज 0 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री और 90 डिग्री। तो देखिए बेटा एक बात याद रखिएगा कि आपका ये जो रिलेशन है ए इक्वल्स टू आर अल्फा, इसमें हमारे पास ये जो अल्फा है ये एंगुलर एक्सेलरेशन है, और एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लोग जो है वो इसकी डायरेक्शन को डिस्क्राइब करते हैं बाय यूजिंग द राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल से हमारे पास जो वेक्टर बनता है वो हमेशा या तो पॉजिटिव z एक्सिस पर होगा या नेगेटिव z एक्सिस पर होगा। सही। तो एंगल बिटवीन आर, देखें ये हमारे पास ये जो एंगल है ये हमारे पास रेडियस और एंगुलर एक्सेलरेशन के दरमियान का एंगल है। तो देखें रेडियस अगर मेरे पास x एक्सिस पर है फिलहाल और एंगुलर एक्सेलरेशन z एक्सिस पर है, तो दोनों के दरमियान एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का। सो अगर 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा तो sin 91 हो जाएगा, तो आपके पास ये रिलेशन बनेगा। तो इसको हम लोग जो है मैथमेटिकली प्रूव भी करते हैं। We know that the direction of angular acceleration can be calculated by right hand rule. The direction of angular acceleration is perpendicular to the radius. अभी मैंने आपको बताया आपका जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो z एक्सिस पर है, रेडियस आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर है। सो अकॉर्डिंग टू द रिलेशन हमने अब रिलेशन बनाया था a इक्वल्स टू r क्रॉस अल्फा, दैट इज रेडियस एंड अल्फा हमारे पास क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। देखें क्रॉस प्रोडक्ट है तो हमारे पास क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। देखें दोनों के दरमियान एंगल कितना है, क्योंकि परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, साइन 91 हो जाता। तो ये हमारे पास रिलेशन तब बनेगा जब इन दोनों के दरमियान एंगल हमारे पास कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। सो ऑप्शन डी इज आर करेक्ट आंसर। राइट। थर्ड एमसीक्यू के ऊपर चलते हैं। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्फीयर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर के लिए हमारे पास जो 4 ऑप्शंस गिवन किए जा रहे हैं, आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर, आई इक्वल्स टू 1/2 एम आर स्क्वायर, आई इक्वल्स टू 2.5 एम आर स्क्वायर एंड आई इक्वल्स टू 1/2 एम स्क्वायर आर। तो ये बुक के अंदर एक चार्ट है जिसके अंदर आपको जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर गिवन किया गया है। बेसिकली ये कांस्टेंट वैल्यू होती है हमारे पास। सही। तो सॉलिड स्फीयर का हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, 2.5 एम आर स्क्वायर। देखिए एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर इज 2.5 एम आर स्क्वायर। द वैल्यू इज कांस्टेंट ड्यूरिंग रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन में ये जो आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू है ये कांस्टेंट रहेगी, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास सेम रोल प्ले करता है जो कि आपका मास प्ले करता है लीनियर मोमेंटम, यानी कि इनर्शियल प्रॉपर्टी को जो है ये शो करता है इन रोटेशनल मोशन। सही। फोर्थ एमसीक्यू के ऊपर चलते हैं। फोर्थ एमसीक्यू क्या है, अ पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड व्हिच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। एक फोर्स एक्ट कर रही है पार्टिकल के ऊपर, सही है, जो कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। एक ऐसी फोर्स जो कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है वो एक्ट कर रही है पार्टिकल के ऊपर। द मोशन ऑफ द पार्टिकल टेक्स प्लेस इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये जो मोशन बन रही है हॉरिजॉन्टल प्लेन पर बन रही है। इट फॉलोज, ये कैसी मोशन होगी, क्या वो मतलब इसमें क्या होगा, लीनियर मोमेंटम इज कांस्टेंट, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, इट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, नन ऑफ दीज। सही। तो देखें यहां पर मैं आपको डायग्राम शो करूंगा। आपका ऑब्जेक्ट, लेट के लेके आपका ऑब्जेक्ट के पास लीनियर वेलोसिटी है तो ये स्ट्रेट डायरेक्शन के अंदर चला जाएगा। सही। लेकिन अगर इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई हो रही होगी, दैट इज द फोर्स दैट कीप्स ऑब्जेक्ट टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ,
तो आपका ऑब्जेक्ट क्या करना शुरू कर देगा, सर्कल के अंदर रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, राइट। तो देखें यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी और सेंट्रीपिटल फोर्स के दरमियान आपको कितना एंगल नजर आ रहा है, 90 डिग्री का एंगल नजर आ रहा है। तो यहाँ पर ये यही कह रहा है परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, फोर्स हमारे पास क्या है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। तो अगर फोर्स और वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो आपका ऑब्जेक्ट कौन सी मोशन कर रहा है, यहाँ पर मोशन कर रहा है सर्कुलर पाथ के अंदर। तो याद रखिएगा कि जब भी फोर्स और वेलोसिटी का जो है परपेंडिकुलर रिलेशन का कहा जाएगा तो आपका ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मोशन करेगा, क्योंकि वो जो फोर्स होगी दैट इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ जो है वो सीक कर पाएगी। जैसे हमारे पास मून की रोटेशन है, मून की रोटेशन हमारे पास देखिए, मून के पास वेलोसिटी है लेकिन वो अर्थ के अराउंड रोटेट करता रहता है। क्यों? क्योंकि अर्थ उसके ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाई करता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स आती है। अदरवाइज अगर मून के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगी तो वो ऑर्बिट से बाहर चला जाएगा, सही। तो इसकी हम लोग जब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, इफ द मूविंग ऑब्जेक्ट हैज नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट, इट विल कंटिन्यू टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन एट कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे आप ऑब्जेक्ट के ऊपर तो वो क्या करती रहेगी, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती रहेगी। लेकिन द फोर्स दैट कीप्स ऑब्जेक्ट टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ऐसी फोर्स जो कि आपके ऑब्जेक्ट को सर्कल में घुमाना स्टार्ट कर दे, दैट इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। और सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ एक्ट करती है, एज शोन बाय द डायग्राम दैट द direction of linear velocity in case of circular motion is perpendicular to the centripetal force. So option C is our correct option, that the body moves in a circular path, right? Fifth MCQ के ऊपर चलते हैं। A body is moving in a circular path with constant speed has constant acceleration, constant retardation, variable acceleration or variable speed and constant velocity। देखिए बेटा, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो क्या होता है, v²/r, राइट। तो अगर आपके पास स्पीड कांस्टेंट है, यानी कि अगर आप जो है मैग्नीट्यूड ले लें वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी का अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, बिकॉज आपका जो रेडियस होता है सर्कल का वो तो हमेशा एक जैसा ही रहेगा। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बेसिकली आपके पास जो है वो डिपेंड होती है स्पीड के ऊपर, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी के ऊपर। तो अगर आपने वेलोसिटी के यानी कि स्पीड को कांस्टेंट कर दिया है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। दैट मींस कि आपका ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करेगा विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, क्योंकि सर्कुलर पाथ में जो आपके पास एक्सेलरेशन दैट इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव रिलेशन दैट इफ द स्पीड इज कांस्टेंट, अगर स्पीड कांस्टेंट होगी तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, यानी कि मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस सिर्फ डायरेक्शन का होता है। The velocity will move with constant centripetal acceleration. So option A is our correct option, that is constant acceleration. Sixth MCQ के ऊपर चलते हैं। Astronauts appears weightless in space. Astronauts जो हैं वो weightless feel करते हैं स्पेस के अंदर। ऐसा क्यों होता है? There is no gravity in space, there is no floor pushing upward, satellite is falling freely, and there is no air in space. देखें, अगर आप सैटेलाइट की मोशन की बात करें तो सैटेलाइट की मोशन एक फ्री फॉल मोशन है, यानी कि सैटेलाइट ऑर्बिट कर रही है अर्थ का, सही, ऑर्बिट कर रही है अर्थ का, तो अर्थ उसके बाद क्या करेगी, ग्रेविटेशनल फील्ड अप्लाई कर रही है, जिसकी वजह से वो अर्थ का ऑर्बिट करेगी। अदरवाइज वेलोसिटी मौजूद है आपकी सैटेलाइट के पास तो वो स्ट्रेट लीनियर डायरेक्शन में जा सकती है, तो वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगी बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ। सो इसका मतलब ये है कि सैटेलाइट जो है वो फ्रीली फॉलिंग मोशन कर रही है। सैटेलाइट क्या कर रही है, फ्रीली फॉलिंग मोशन कर रही है। तो जो भी ऑब्जेक्ट फ्री फॉल मोशन करता है, जो भी ऑब्जेक्ट फ्री फॉल मोशन करता है वो वेटलेसनेस की सिचुएशन में आ जाता है। जैसे हमारे पास एक केस है यहाँ पर, देखें ये जो हमारे पास केस है, लेट के आपने जो है वो एक रस्सी से जो आपने एलिवेटर देखी होगी, एलिवेटर में एक जो है वो हमारे पास एक जो है वो स्ट्रिंग के साथ एलिवेटर लगी हुई होती है। अगर ये एलिवेटर की स्ट्रिंग बीच में से टूट जाएगी तो ये क्या करेगा, फ्री फॉल मोशन करेगा। तो देखिए आपको यहाँ लिखकर नजर आ रहा है नो अपेरेंट वेट। ऐसा क्यों होगा, इसका हम लोग एक मैथमेटिकल रिलेशन भी देख लेते हैं। बेसिकली अच्छा बेटा, ये 6 MCQ आपके जो है मैं दोबारा से मेंशन कर दूं कि 6 MCQ आपका इंक्लूड नहीं है क्योंकि ये सैटेलाइट से रिलेटेड है। लेट द ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग द लिफ्ट विद विच इज फ्रीली फॉलिंग। अगर लेट करें कि ये आपका लिफ्ट जो है इसकी स्ट्रिंग जो है वो टूट जाए और आपका ऑब्जेक्ट फ्री फॉल मोशन करेगा अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। जो भी ऑब्जेक्ट मोशन करता है उसको हम लोग कहते हैं फ्री फॉल मोशन, राइट। तो नेट फोर्स इसके ऊपर कौन कौन से एक्ट करेंगे, देखें वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में करेगा, टेंशन जो है कहां एक्ट करेगी, अपवर्ड डायरेक्शन में करेगी, राइट। टेंशन यानी कि अपेरेंट वेट को मैं यहां लेकर आ जाऊं और नेट फोर्स को वहां लेकर चले जाऊं,
तो नेट फोर्स हमारे पास इक्वल अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन दैट इज ma, राइट। अब आपका ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉलिंग मोशन कर रहा है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ग्रेविटी बन जाएगी, यानी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो देखिए mg से आपका mg कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका अपेरेंट वेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉलिंग मोशन करता है तो उसका अपेरेंट वेट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। Above relation shows that if the object is falling freely, its apparent weight becomes 0. Satellite's motion is freely falling motion. That's why astronaut appear weightless in it. Right? So option A is our ये हमारे पास जो है वो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन होगा, that satellite is falling freely. सही, सी ऑप्शन हमारे पास होगा, that satellite is falling freely. Right? आगे चलते हैं. Which one is constant for a satellite in orbit? Velocity, kinetic energy, angular momentum, potential energy. देखें आपका जो सैटेलाइट होता है वो स्पिन मोशन कर रहा होता है, राइट। आपका जो सैटेलाइट है वो स्पिन मोशन कर रहा होता है, यानी कि चले ऑर्बिटल मोशन से हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। ऑर्बिट मोशन क्या, अर्थ के अराउंड वो ऑर्बिटल मोशन कर रहा होता है, राइट। तो रेडियल डिस्टेंस और आपके पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उन दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। यानी कि अगर आपके पास एक सैटेलाइट जो है मोशन कर रहा है सर्कुलर पाथ के अंदर, सही, तो अर्थ से जो उसका डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड द रेडियस, और वो सर्कुलर पाथ में किस वजह से मोशन कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से मोशन कर रहा है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सेम। यानी कि टॉर्क नहीं होगा, क्योंकि टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ, राइट। आर क्रॉस एफ मतलब क्रॉस प्रोडक्ट है तो आप साइन थीटा को लेकर आ जाएंगे। अगर साइन 0 है यानी कि दोनों की डायरेक्शन पैरेलल है तो आपकी जो टॉर्क है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर टॉर्क नहीं होता तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, अगर आपका एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई नहीं करा ऑब्जेक्ट के ऊपर तो आपका ऑब्जेक्ट जो वो एक कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन को जनरेट करवा लेगा। मींस कि विच वन ऑफ द सैटेलाइट जो है, सैटेलाइट के कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम से ट्रैवल करता है, सही, क्योंकि आपके पास कोई टॉर्क नहीं है सैटेलाइट के ऊपर, दैट्स वाई आपका ऑब्जेक्ट क्या करेगा, कांस्टेंट एंगुलर मोशन से जो वो ट्रैवल करेगा। देखें यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में हमने क्या रिप्रेजेंट किया है, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क्स द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी विल रिमेन्स कंजर्व, यानी कि आपका मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा हमेशा, यानी कि चेंज नहीं होगा। एज नो एक्सटर्नल टॉर्क इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी, अभी मैंने आपको बताया कि जो रेडियस है मतलब रेडियल डिस्टेंस है ऑफ सैटेलाइट एंड अर्थ, रेडियल डिस्टेंस और फोर्स दोनों की डायरेक्शन सेम है, दैट्स वाई कोई टॉर्क नहीं होगा। देयरफॉर सैटेलाइट इज मूविंग विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, यानी कि आपका जो एंगुलर मोमेंटम जो है क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, एक जैसा हो जाएगा। सो ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन, दैट इज एंगुलर मोमेंटम। 8th MCQ पर चलते हैं। इफ द अर्थ इज सडनली स्टॉप रोटेटिंग द वैल्यू ऑफ g एट द इक्वेटर वुड डिक्रीजेस, remains सेम, इंक्रीजेस, एंड ऑप्शन डी आई थिंक यहां मैं रिप्रेजेंट करना भूल गया हूं। सो इन तीनों ऑप्शन से हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है डी हमारे पास क्या है, बिकम 0। अब एक चीज को ध्यान से देखिएगा बेटा, अब लेट करने के आपका एक मास जो है वो इक्वेटर के ऊपर पड़ा हुआ है, अर्थ के ऊपर पड़ा हुआ है, सही, और अर्थ आपकी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, अर्थ आपकी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो देखें हमारे पास इस मास के ऊपर ग्रेविटी की वजह से जो है फोर्स, मतलब ग्रेविटी क्या कर रही है, इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है अप्लाई कर रही है, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई कर रही है, और इस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी हमारे पास जनरेट हो जाती है। देखें एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड ऑफ मोशन, एफ जी रिप्रेजेंटिंग द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन मास m, राइट। तो जब तक स्पिन मोशन होती रहेगी आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस रहेगी। जैसे आपकी स्पिन मोशन खत्म हुई है, स्पिन मोशन जैसे ही खत्म होगी आपकी जो है वो ग्रेविटी तो एक्ट करती रहेगी रेगुलर तौर पर, स्पिन मोशन बेशक खत्म हो जाए, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्योंकि ये सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ ही स्पिन मोशन खत्म हो गई, यहाँ क्या लिखा हमने, सडनली स्टॉप रोटेटिंग, यानी कि स्पिन मोशन खत्म हो गई, तो सेंट्रीपिटल फोर्स खत्म हो गई तो आपके पास जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी खत्म हो जाएगी, लेकिन ग्रेविटी तो कंटिन्यूसली एक्ट करेगी, राइट। तो पहले दोनों चीजें बैलेंस थी, अब एक चीज कम हो गई है तो आपकी ग्रेविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, सही, क्योंकि देखें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का हमारे पास पहले इन्फ्लुएंस था, पहले हमारे पास क्या था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इन्फ्लुएंस था जब ये आपका ऑब्जेक्ट जो है स्पिन कर रहा था, यानी कि अर्थ जब स्पिन कर रही थी, जैसे ही आपने स्पिन को रोका है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इन्फ्लुएंस खत्म हो गया और ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस रह गया, तो जाहिर सी बात है कि ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। Let the mass is placed on the earth, then two forces are acting on the mass. The attractive force is due to the gravitation force, जिसकी वजह से कहाँ जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है,
एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि कहाँ इसके लिए जाने की कोशिश कर रही होगी, आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ले जाने की कोशिश करेगी. इफ अर्थ सडनली स्टॉप रोटेटिंग द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन मास बिकम जीरो. जैसे ही आपका अर्थ जो रोटेटिंग करना स्टॉप करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जीरो हो जाएगा. सो द मैग्नीट्यूड ऑफ जी विल समहाउ इंक्रीज. आपके जो मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटी जिसकी वजह से ये क्या कर रहा था, अट्रैक्ट हो रहा था अर्थ की तरफ, ये थोड़ा मतलब समहाउ इंक्रीज हो जाएगी बिकॉज नाउ ओनली ग्रेविटी इज एक्टिंग ऑन द मास. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो खत्म हो चुकी है. सो ऑप्शन सी इज आर करेक्ट ऑप्शन, दैट इज इंक्रीजेस. राइट. नेक्स्ट एमसीक्यू पर चलते हैं. इफ सॉलिड स्फीयर एंड सॉलिड सिलेंडर इज सेम मास एंड डेंसिटी रोटेट अबाउट देयर ऑन एक्सिस, यानी कि आपके पास जो है वो एक सॉलिड स्फीयर है और दूसरा सॉलिड सिलेंडर है, दोनों का मास और डेंसिटी सेम है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज्यादा होगा? सॉलिड स्फीयर, सॉलिड सिलेंडर बोथ एंड इक्वल, यानी कि दोनों का जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा. ये ऑप्शन डी है हमारे पास. तो देखिए बेटा, आपको बुक के अंदर जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन की गए हैं, दैट अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर दैट इज 2/5 mr². एंड अगर आप जो है वो सॉलिड सिलेंडर की बात करेंगे तो आपके पास क्या है, 1/2 mr². अच्छा, ये सॉलिड स्फीयर, ये गलती से यहाँ पर आ गई. सॉलिड सिलेंडर का हमारे पास जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 1/2 mr². सो हमें यहाँ से ये पता चल रहा है कि देखें ये हमारे पास रेशियो 0.5 होगी और ये हमारे पास क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. सो वी कंक्लूड फ्रॉम अबव रिलेशन दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर इज ग्रेटर देन सॉलिड स्फीयर. सॉलिड सिलेंडर का हमारे पास जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ द लेस रेशियो. सही. सो ऑप्शन बी इज आर करेक्ट ऑप्शन, दैट इज सॉलिड सिलेंडर. अच्छा बेटा, यहाँ दोबारा से मेंशन कर दूं, ये हमारे पास सॉलिड सिलेंडर है, ये गलती से स्फीयर लिख दिया मैंने, क्योंकि सॉलिड स्फीयर का हमारे पास 2/5 mr² है और सॉलिड सिलेंडर का हमारे पास जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 1/2 mr². राइट. सो ऑप्शन 10th MCQ के ऊपर चलते हैं. द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन एन एस्ट्रोनॉट्स ऑन अर्थ सरफेस इज 650 न्यूटन डाउन. When she is in International Space Station, the gravitational force on her is, that is larger, exactly the same, smaller, nearly, but not exactly zero or exactly zero. तो देखें बेटा, आपको मैंने बताया था कि सैटेलाइट्स जो हैं, सैटेलाइट्स फ्रीली फॉलिंग मोशन कर रहे होते हैं. सही. तो फ्रीली फॉलिंग मोशन में वेटलेसनेस हो जाती है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि फ्रीली फॉलिंग मोशन में आप जो है वो ऑब्जेक्ट वेटलेसनेस की सिचुएशन को एक्सपीरियंस करता है. राइट. तो अब जब आपका जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर जो भी गर्ल है वो फ्री फॉल मोशन के अंदर होगी, तो इसका मतलब ये है कि वो वेटलेसनेस का शिकार होगी. तो इस वेटलेसनेस को ओवरकम करने के लिए, यानी कि अगर वेटलेसनेस का एस्ट्रोनॉट्स वेटलेसनेस को एक्सपीरियंस करेंगे तो वो कोई वर्किंग नहीं कर सकेंगे. सही. मतलब काम नहीं कर सकेंगे बिकॉज वो क्या करते रहेंगे, हवा के अंदर उड़ते रहेंगे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ग्रेविटी. राइट. तो फिर हम लोग क्या करते हैं, हम स्पेस सैटेलाइट के अंदर हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल ग्रेविटी को जनरेट करवा देते हैं. अच्छा, ये वाला जो 10th MCQ है ये भी आपके कोर्स में इंक्लूडेड नहीं है. बॉडीज इन सैटेलाइट, ये 2020 के लिए हमारे पास जो कोर्स में इंक्लूडेड नहीं है. बॉडीज इन सैटेलाइट एक्सपीरियंसेस द स्टेट ऑफ वेटलेसनेस, सॉरी ये वेटलेसनेस है. सैटेलाइट के अंदर जो बॉडीज होती हैं वो वेटलेसनेस का शिकार होती हैं. टू ओवरकम दिस डिफिकल्टी, वेटलेसनेस की वजह से मतलब कोई भी मतलब काम नहीं कर सकते आप, तो इसको ओवरकम करने के लिए क्या किया जाता है, आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट की जाती है सैटेलाइट के अंदर बाय स्पिनिंग इट अबाउट इट्स ऑन एक्सिस लाइक द स्पिन मोशन ऑफ अर्थ. जैसे कि अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है, इसी तरीके से हम क्या करते हैं, सैटेलाइट को भी इसके एक्सिस के अराउंड रोटेट करवा देते हैं. सो एट स्पेस स्टेशन the artificial gravity is created so that the body will feel the same weight as on earth. So option B is our correct option, that is exactly the same. Right. 11th MCQ देख लेते हैं. A solid center of mass m and radius r rolls down an inclined plane without slipping if its moment of inertia about an axis through its center of mass is mr²/2 at any instant while in motion. Its rotational kinetic energy about its center of mass is what fraction of its total kinetic energy. यानी कि आपने रेशियो निकालनी है रोटेशन काइनेटिक एनर्जी की टोटल काइनेटिक एनर्जी के साथ. दैट इज हाफ, 1/4, 1/3 एंड 2/5. ये एक मैथमेटिकल रिलेशन है. देखिए, हमने रेशियो निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी टोटल. काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल हमारे पास क्या होती है, हाफ I omega square, where I is the moment of inertia and omega is the angular velocity. राइट. टोटल हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास देखें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस लीनियर काइनेटिक एनर्जी. जब आपका जो है वो ऑब्जेक्ट
स्फीयर लेट कर लें कि आपका जो रोल डाउन कर रहा होगा तो उसमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी और लीनियर काइनेटिक एनर्जी भी होगी। सो टोटल काइनेटिक एनर्जी में ये दोनों चीजें आ जाएंगी, राइट। अब देखें, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम ब्रेक कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन एलसीएम को हम ब्रेक नहीं करा सकते क्योंकि ये डिनोमिनेटर है हमारे पास। तो ये 1/2 को मैं यहां से डिनोमिनेटर के अंदर लेकर आ जाऊंगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 और ये कहां आ जाएगा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, एलसीएम ब्रेक करवा दूंगा। यहाँ पे मैंने जो है वो डिवाइड करवा दिया, यहाँ पर भी मैंने डिवाइड करवा दिया, राइट। डिवाइड करवाने से क्या होगा कि ये तो मेरे पास पूरी चीज कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस देखें 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज आई ओमेगा स्क्वायर। हमें क्या गिवन किया जा रहा है कि आपके पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या है, हाफ mr स्क्वायर है, सही। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जगह हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2 mr स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर ऑलरेडी मौजूद है और mv स्क्वायर ऊपर और ऑलरेडी मौजूद है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू द रिलेशन r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है, v स्क्वायर, यानी कि लीनियर वेलोसिटी के इक्वल होता है v इक्वल्स टू r ओमेगा। तो अगर ये स्क्वायर्ड है तो ये क्या हो जाएगा v स्क्वायर हो जाएगा, राइट। इसका मतलब ये है कि हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 1/2 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। देखें यहाँ से आपके पास जो है क्योंकि वी नो दैट ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, सही। 1 + 1 डिवाइड बाई 2 यानी कि 2 को मैं डिनोमिनेटर में इसको शिफ्ट कर दूंगा तो ये ऊपर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 1/3 ऑफ इट्स टोटल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। सो हमारे पास ऑप्शन सी जो है 1/3 इज आवर करेक्ट ऑप्शन। ये थे हमारे पास MCQ ऑफ चैप्टर नंबर 5। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपको चैप्टर नंबर 5 की किसी टॉपिक में डिफिकल्टी है या कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है वो कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं इसका आंसर करूंगा। और अगर कोई टॉपिक में प्रॉब्लम है तो मुझे बता दीजिएगा, इंशाल्लाह उस टॉपिक को भी मैं सॉल्व करवा दूंगा, सही। सो थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।